नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आगामी एग्जाम की। अभी आपके सामने दोस्तों उत्तराखंड एलटी का एग्जाम आने वाला है। इसके अलावा जल्दी ही उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग का भी दोस्तों आपके सामने एग्जाम आएगा, क्योंकि जल्दी दोस्तों इसके फॉर्म रिलीज होंगे। उत्तराखंड एलटी का तो दोस्तों कैलेंडर आ चुका है, लेकिन अभी फिलहाल कैलेंडर के अकॉर्डिंग भले ही फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन दोस्तों इतनी तो श्योरिटी हो चुकी है कि उत्तराखंड एलटी की जल्दी ही फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा दोस्तों लेट हो सकती है, लेकिन फिर भी लेट होती भी है तो भी आपने उसकी ओर को ध्यान नहीं देना है, आपने अपनी प्रिपरेशन की ओर को दोस्तों ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों आपके प्रवक्ता के भी दोस्तों जल्दी फॉर्म आएंगे। 600 से अधिक दोस्तों पोस्ट आने वाली है, वहां पर भी दोस्तों आपको शिक्षण अभिरुचि की मदद दोस्तों लेनी पड़ेगी, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों वहां पर आएगा। तो दोनों में आपको ये मदद करेगा। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है लाइव क्लासेस की। दोस्तों हम ये सीरीज चला रहे हैं दोस्तों लगातार। आज दोस्तों क्लास 30 है, यानी कि 30 नंबर की क्लास है दोस्तों। इससे पहले 29 क्लासेस दोस्तों हमने ली हैं। अगर आप आज पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले की क्लासेस दोस्तों जरूर देख लेना, बहुत आपको फायदेमंद रहने वाली है। कितने कॉन्सेप्ट आपके दोस्तों क्लियर होने वाले हैं। तो आज भी दोस्तों एक और बेहतरीन हम क्लास लेकर आए हैं। मॉडल पेपर है ये, और इसमें दोस्तों आपके 30 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में उत्तराखंड एलटी में 30 प्रश्न दोस्तों आपके देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो लाइक कर लो और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों आपके सामने प्रश्न आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षा के मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आपने बताना है कि कौन सा फैक्टर लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन, यानी कि परसेप्शन एंड कंटेम्पलेशन, लेखन एवं वार्तालाप, राइटिंग एंड कन्वर्सेशन, विकासात्मक विशेषताएं डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर अधिगम के लिए अभिप्रेरणा मोटिवेशन टू लर्न। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है विकासात्मक विशेषताएं। ठीक है, देखिए जो विकासात्मक विशेषताएं होती हैं, यानी कि दोस्तों जो डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आपकी अधिगम प्रक्रिया से दोस्तों संबंधित नहीं होती है। ये दोस्तों किससे संबंधित होती हैं? ये अधिगमकर्ता से संबंधित होती हैं। अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता कौन है दोस्तों? छात्र। तो जो जिसका अधिगम हो रहा है उसकी विकासात्मक विशेषताएं, उसका विकास कैसे हो रहा है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, ठीक है। जबकि अधिगम प्रक्रिया से दोस्तों संबंधित है ये आपका प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन, लेखन एवं वार्तालाप, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, ये सभी दोस्तों अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। जबकि विकासात्मक विशेषताएं अधिगमकर्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? Educational psychology is a systematic study of educational growth and development. By whom has this definition been given? तो किस तरह की डेफिनेशन दोस्तों? डेफिनेशन जरूर आती है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, स्टीफन के द्वारा ये डेफिनेशन दोस्तों दी गई है। स्टीफन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं, यानी कि मेजर एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड। क्या क्या इसके प्रमुख क्षेत्र हैं? समाज, अधिगम करने वाला यानी कि लर्नर, अधिगमकर्ता कह सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस अधिगम की प्रक्रिया, या फिर लर्निंग सिचुएशन। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3 और 4। यानी कि लर्नर दोस्तों आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, लर्निंग प्रोसेस अधिगम की प्रक्रिया, लर्निंग सिचुएशन, ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आती हैं?
शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र या फिर प्रमुख तत्वों से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो समाज है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, सोसाइटी इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो राइट आंसर सी, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे? Who was the father of educational psychology? जॉन डीवी, E.L. थॉर्नडाइक, गोल्टन या फिर एबिंगहास? सो राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है बी वाला, E.L. थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह के रूप में दोस्तों इनको जाना जाता है, क्योंकि जो आज के समय पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो आधुनिक रूप है वो थॉर्नडाइक के प्रयासों के कारण ही आया है। ओके, सो अगर बात की जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह के बारे में तो E.L. थॉर्नडाइक इज द राइट आंसर। हालांकि दोस्तों जो गोल्टन है इन्होंने भी सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में योगदान दिया था, लेकिन जो आधुनिक स्वरूप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो हम आज के समय पे पढ़ते हैं तो वो E.L. थॉर्नडाइक के प्रयासों के कारण ही संभव है। सो बी वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? What does the psychological basis of teaching learning depend? किस पर डिपेंड करता है? अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर, टीचिंग स्टाइल, सब्जेक्टिव मैटर, लैंग्वेज या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक स्तर है दोस्तों वो अध्यापन शैली पर डिपेंड करता है। ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार, तो मनोवैज्ञानिक आधार किस पर डिपेंड करेगा दोस्तों? ये डेफिनेटली अध्यापन शैली पर डिपेंड करेगा, टीचिंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दिस इज द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा? Which level of instruction will be effective in helping adolescent learn and solve problem on their own? अपने स्वयं सीखें और अपनी समस्या को स्वयं हल करें तो उसके लिए कौन सा स्तर का शिक्षण सबसे बेस्ट रहेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन स्तर, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर थिंकिंग लेवल। देखिए थिंकिंग लेवल का जो शिक्षण होता है दोस्तों सबसे हाई लेवल का होता है और यही किशोरों को स्वयं सीखने और अपनी स्वयं की समस्या को हल करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? अति विचार युक्त स्तर दोस्तों उसको बोला जाता है। यहाँ पर बच्चा स्वयं सीखता है और अपनी समस्या का स्वयं समाधान खोजता है, ठीक है। जबकि स्मृति स्तर में केवल रटने पर दोस्तों बल दिया जाता है। बोध स्तर में क्या होता है? विचार युक्त स्तर होता है। यहाँ पर से व्यक्ति को या बच्चा है उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जो चिंतन स्तर है, चिंतन स्तर का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया था? हंट के द्वारा दोस्तों किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये जितने भी स्तर हैं ये पढ़ाए हैं आपको शिक्षण के, इसको आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं जाना जाता है? ठीक है, कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट नहीं है? विलियम वुंट, अर्नेस्ट वेबर, विलियम जेम्स या फिर गुस्ताव फैंचर, ठीक है ना। कौन इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स, ठीक है ना। जो विलियम जेम्स है दोस्तों ये प्रयोगवादी ना होकर दोस्तों कौन थे? प्रकार्यवादी थे, ठीक है ना। प्रकार्यवादी, ठीक है, प्रकार्यवादी यानी कि फंक्शनलिज्म, ठीक। प्रकार्यवादी कौन होते हैं दोस्तों? जो ये मानते हैं कि समाज की क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलती हैं, ठीक है। तो समाज को दोस्तों एक सिस्टम के रूप में मानते हैं, यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। सो विलियम वुंट है, अर्नेस्ट वेबर हैं, गुस्ताव फैसनर हैं, दे ऑल आर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। जबकि प्रकार्यवादी कौन थे दोस्तों? विलियम जेम्स आपके प्रकार्यवादी थे, ना कि प्रयोगवादी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है?
टीचिंग लर्निंग का जनरल प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? वास्तविक जीवन से सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ रियल लाइफ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की थ्योरी, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, प्रायर एक्सपीरियंस, निष्क्रिय का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पैसिविटी। अब देखिए दोस्तों, जो इनमें से कौन सा एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रियता का सिद्धांत। निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं होता दोस्तों, कौन सा होता है? सक्रियता का सिद्धांत होता है। ठीक है, सक्रियता। निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं होता। शिक्षण का सिद्धांत हमेशा क्या होता है? सक्रियता का होता है। ठीक, तो अधिगम शिक्षण, अधिगम के जो सामान्य सिद्धांत मतलब कि वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित जो भी आप पढ़ा रहे हैं तो उसको आप वास्तविक जीवन से उसको कोरिलेट करके पढ़ाइए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखिए, हर बच्चा रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं में डिफरेंट होता है। ठीक है, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, बच्चों को पढ़ाने से पूर्व उनके पूर्व जो अनुभव हैं उनको आप पढ़ें, प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनके पूर्व ज्ञान को बढ़ाएं, के बारे में जानें, देन उसके बाद उनको नवीन ज्ञान से जोड़ने का कार्य करें। तो ये दोस्तों शिक्षण अधिगम के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। इसमें निष्क्रियता का नहीं होता, सक्रिय प्रतिभागी के रूप में शामिल करना होता है बच्चों को भी और अपने आप भी। ठीक है ना, तो निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं होगा, सक्रियता का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलना है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, यह आपने बताना है। Teaching is form of interpersonal influences aimed at changing the behavioral capacity of another person. Who give the definition of teaching? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, एन.एल. गेज द राइट आंसर। एन.एल. गेज के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। इनके द्वारा दोस्तों जो शिक्षण है उसको आपस में एक इन्फ्लुएंस बताया गया है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होता है जिसका एम होता है कि किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की क्षमता को बदलना। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन के कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको याद करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उसके संबंध में सही नहीं है। इनका स्वरूप विशिष्ट होता है, देयर फॉर्म इज स्पेसिफिक, इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, विद देयर हेल्प एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, दीज आर अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और दे हैव द साइकोलॉजिकल बेसिस यानी कि इनका मनोवैज्ञानिक आधार होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है। देखिए दोस्तों, जो प्राप्ति इनकी लंबी अवधि में ना होके कम अवधि में की जाती है। देखिए, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कम अवधि में की जाती है। ठीक है, कम अवधि में की जाती है, लेकिन अगर शिक्षा का उद्देश्य होता है इसकी जगह पे, शिक्षा का उद्देश्य, तो इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है। अगर इसकी जगह पे, शिक्षण की जगह पे, टीचिंग की जगह पे एजुकेशन होता तो एजुकेशन के एम या ऑब्जेक्टिव हैं उनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, जबकि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं इनकी प्राप्ति कम समय अवधि में की जाती है। शिक्षा के उद्देश्य हमेशा दीर्घकालिक होते हैं, जबकि इनके उद्देश्य हमेशा कम समय में प्राप्त किए जाते हैं, ऐसी हमेशा प्रयास रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है, आपको बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर्स। ठीक, विद्यार्थी को आवंटित कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करना, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना, अत्यधिक सूचना देना, कक्षा पर नियंत्रण करना। तो भैया कौन एक बेस्ट टीचर होगा? बेस्ट टीचर वही होगा दोस्तों जो छात्रों को मोटिवेट करेगा। बेस्ट, तो यानी कि छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जो मोटिवेट करता है वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे इफेक्टिव टीचिंग है। ठीक है, ये स्टीवेंस की दोस्तों डेफिनेशन भी है, आप याद कर सकते हैं इसको। तो छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना, यही दोस्तों यह शिक्षण के प्रयास जितने भी साधन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभिप्रेरणा है। ये डेफिनेशन दोस्तों स्टीवेंस की, तो आप इसको याद कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या होगा?
करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आरंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था। इन विच स्टेज ईगो वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड्स? सो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए अहम बनाम भूमिका। ठीक है, अहम बनाम भूमिका। तो ये दोस्तों किसके किस काल में होता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए वाला, ये दोस्तों आपका किशोरावस्था में होता है। ठीक है ना। देखिए ये आपका एरिक एरिक्सन के द्वारा दोस्तों जो मनोसामाजिक सिद्धांत दोस्तों दिया गया था एरिक्सन के द्वारा, उससे दोस्तों ये संबंधित है। एरिक एरिक्सन का दोस्तों कौन सा सिद्धांत था? मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत था दोस्तों, इसमें इनके द्वारा 8 अवस्थाएं दोस्तों बताई गई हैं विकास की। उसमें से एक अवस्था है दोस्तों अहम बनाम भूमिका। ठीक है, अहम बनाम भूमिका द्वंद्व, और ये दोस्तों होती है 13 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों में, 18 वर्ष तक की आयु में। तो इस समय कौन सा काल चलता है दोस्तों? वो चलता है किशोरावस्था का काल। तो किशोरावस्था क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगो वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड्स इन द एज ऑफ 13 to 18 years and this is the age of adolescence. ठीक है, so it was propounded by एरिक्सन, एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ओके, साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय एरिक एरिक्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, अंश से पूर्ण, सरल से जटिल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, अंश से पूर्ण। टीचिंग मैगजीन दोस्तों हमने आपको पढ़ाए हैं बहुत सारे। तो अंश से पूर्ण नहीं होता है दोस्तों, वो होता है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश। देखिए जब भी कोई छात्र होता है वो पहले किसी बड़ी चीज को देखता है, फिर छोटी छोटी चीजों पे उसकी नजर जाती है। यानी कि जैसे अगर बच्चा, कोई छोटा बच्चा है, वो पहले अगर हाथी को देख रहा है तो पहले पूरा उसका आकार देखेगा, फिर धीरे धीरे उसकी नजर जाएगी उसकी आंखों में, फिर उसकी सूंड में, उसकी पूंछ में। इसको हम बोलते हैं पूर्ण से अंश। तो पहले पूरा देखते हैं हम भी कोई बॉडी, तो पहले पूरी देखते हैं, फिर देन उसके बाद उसकी छोटी छोटी चीजों पर हमारी नजर पड़ती है। ठीक है, ये गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दोस्तों ये इस शिक्षण सूत्र को बनाया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज पूर्ण से अंश। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है दोस्तों? ठीक है, बोध, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, द लास्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट। ठीक है ना। ज्ञानात्मक पक्ष में दोस्तों कितनी क्रियाएं होती हैं? 6 क्रियाएं दोस्तों होती हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्तों? ये सबसे पहला ज्ञान, दूसरा बोध या अवबोध भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, एंड देन उसके बाद अगला मूल्यांकन। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है इसको। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम लेवल है वो कौन है दोस्तों? वो है मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन इज द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से याद करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छी शिक्षण विधि है जो विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करे, विषय वस्तु को स्पष्ट करे, जो प्रश्नों को हल करे, जो विषय वस्तु को विवेचित करे। ठीक, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट विच मेक द सब्जेक्ट मैटर क्लियर, विच सॉल्व द क्वेश्चंस एंड विच डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर। ओके, तो अच्छी शिक्षण विधि दोस्तों वही होती है जो आपके विषय वस्तु को स्पष्ट करे। ठीक है, विच मेक्स द सब्जेक्ट मैटर क्लियर। देखिए आप फाइनली दोस्तों टीचिंग क्यों करते हैं? जो आप कंटेंट दोस्तों पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल छात्रों में क्लियर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस सेकंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। हालांकि ए वाला भी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो सकता है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज 4 ऑप्शन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमें चुनना होता है।
वो कौन सा है, सेकंड वाला, कि जो आपकी विषय वस्तु है उसको पूरी तरह से दोस्तों स्पष्ट करे, वही दोस्तों एक अच्छी टीचिंग मेथड होती है। ठीक, सो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है? एलिमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू मोरल मैच्योरिटी। तार्किकता, परोपकारिता, दृढ़ता, नैतिक स्वतंत्रता, ठीक है, रीजनेबलनेस, ठीक, एल्ट्रुइज्म, इनर्शिया या फिर परसिस्टेंस, मोरल फ्रीडम। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जड़ता या फिर नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको सही बता दूं, इसका राइट आंसर नैतिक स्वतंत्रता नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। इट शुड बी जड़ता, दृढ़ता। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा आप दोस्तों सही कर लेंगे। नैतिक परिपक्वता दोस्तों नैतिक स्वतंत्रता दोस्तों बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों, इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे, ये एकदम से मेरे मुंह के सामने आ गया तो थोड़ा सा मैं भी गलत बोल गया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है दोस्तों? ये जड़ता या दृढ़ता। देखिए, दृढ़ता कभी भी परिपक्वता से संबंधित नहीं हो सकती। परिपक्व, अगर कोई व्यक्ति नैतिक रूप से परिपक्व है तो उसमें डेफिनेटली क्या होगा, लचीलापन होगा। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसमें दृढ़पन नहीं होगा। ठीक है ना, तो बाकी सब सही है, तार्किकता होगी, परोपकारिता होगी, नैतिक स्वतंत्रता होगी, बट दृढ़ता नहीं होगी, लचीलापन होगा। सो सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, इसका आंसर डी नहीं है, सी वाला है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता कौन सी नहीं है? संचय प्रवृत्ति, विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता, वीर पूजा की भावना। तो डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, एक्विजिशन ऑफ टेंडेंसी, कॉन्ट्रास्टिंग मोड्स, एंजाइटी ऑफ वोकेशन, फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। संचय प्रवृत्ति दोस्तों ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये किसकी विशेषता है दोस्तों? संचय प्रवृत्ति ये बाल्यावस्था की विशेषता होती है। ठीक है ना, बाल्यावस्था में चीजों को कलेक्ट करने की आदत होती है ना, तो एक्विजिशन जो टेंडेंसी होती है दोस्तों, ये संचय प्रवृत्ति होती है, ये बाल्यावस्था में होती है। ठीक, तो देख रहे हैं आप, किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता यानी कि एक अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषता है, तो वो संचय प्रवृत्ति इसमें नहीं आती है, बाकी सब सही है दोस्तों। देखिए, जो आपका विरोधी मानसिक दशाएं हैं, चाहे आपका व्यवसाय की चिंता है, चाहे आपकी वीर पूजा की भावना, सब दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, क्यों? ग्रसनी फेरिंग्स के बढ़ने के कारण, श्वास नली के बढ़ने के कारण, वायु नली के बढ़ने के कारण, या फिर कंठनाल लिरिक्स के बढ़ने के कारण। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है कि देखिए, किशोरावस्था में आपने देखा होगा कि जो लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, कंठनाल या ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ लिरिक्स। ठीक है ना, तो लिरिक्स के बढ़ने के कारण ही दोस्तों आवाज भारी हो जाती है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, कॉलसेनिक के अनुसार किशोरावस्था की आयु क्या है? कॉलसेनिक के अकॉर्डिंग कितनी विकास की अवस्थाओं में बांटा गया है? इस तरह का दोस्तों प्रश्न आया था लास्ट टाइम में एलटी में भी, और लेक्चरर में भी दोस्तों कॉलसेनिक के अकॉर्डिंग दोस्तों जो वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, ये भी दोस्तों विकास की अवस्थाओं का ये भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार पहले। तो कॉलसेनिक के अकॉर्डिंग किशोरावस्था की आयु काल क्या है? तो किशोरावस्था का आयु काल दोस्तों क्या है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है, 12 से लेके 15 वर्ष तक का किशोरावस्था का आयु काल इनके द्वारा माना गया है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे आप। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? विच कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? विस्तार, एक्सपेंशन, उद्दीपन, सामान्यकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, उद्दीपन, सामान्यकरण, ये उद्दीपक हो गया, उद्दीपक का मतलब हो गया स्टिमुलस। ठीक है ना, एक तो हो गया उद्दीपन, उद्दीपक सामान्यकरण, और इसके अलावा हो गया उद्दीपक विभेदीकरण, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको आप दोस्तों इस तरह से भी कह सकते हैं, उद्दीपन सामान्यकरण को स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक, एंड
स्टिमुलस सामान्यीकरण यानी कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, सो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, विस्तार दोस्तों इससे संबंधित नहीं है, शास्त्रीय अनुबंधन से दोस्तों ये संबंधित नहीं है। विस्तार एक्सपेंशन किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित है, रचनावादी उपागम है ये। तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी उद्दीपन सामान्यीकरण है, उद्दीपक सामान्यीकरण है, उद्दीपक विभेदीकरण है, ये सभी दोस्तों आपके क्लासिकल कंडीशन थ्योरी से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, सही उत्तर को आपने चुनना है इसमें से। लिस्ट ए है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलान करना है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपने चुनना होगा। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। देखिए सबसे पहले पहला क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद। ठीक है, तो ये दोस्तों किससे रिलेटेड है? सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद। वी ऑल नो अबाउट दैट दिस इज रिलेटेड टू वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की के द्वारा दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद आता है नैतिकता विकास का सिद्धांत। सो इट वाज गिवन बाय कोहलबर्ग। ठीक है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों ये आपका पियाजे के द्वारा दिया गया है। जबकि दोस्तों मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दोस्तों ये फ्राइड के द्वारा दोस्तों ये थ्योरी दी गई है। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर इसमें देखें तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरह से हम निकाल लेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। यह मत निम्नलिखित में से किसका है? ऑब्जर्वेशन इज द मेन बेसिस फॉर लर्निंग मोरल बिहेवियर इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। बच्चे कितना नैतिक व्यवहार सीख रहे हैं, तो आप इसका सबसे बेस्ट है कि ऑब्जर्वेशन इसका मेन बेसिस है। किसके द्वारा दोस्तों दिया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये है दोस्तों आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है ना, तो बच्चों के नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन द मेन बेसिस फॉर लर्निंग मोरल बिहेवियर इन चिल्ड्रन। सो दोस्तों ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से दोस्तों संबंधित है। ठीक है ना, प्रेक्षण का मतलब क्या है दोस्तों? सिंपल सा कि दूसरे को देखकर सीखना। तो सामाजिक अधिगम में दोस्तों आपका क्या है? दूसरे को देखकर सीखने से संबंधित है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। गैनी के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अकॉर्डिंग टू गैनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लर्निंग? उद्दीपन, अनुक्रिया, संप्रत्यय, समस्या समाधान या फिर अन्वेषण। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। अन्वेषण दोस्तों गैनी के अनुसार दोस्तों अधिगम का प्रकार नहीं है। ठीक है ना, ये जो अन्वेषण अधिगम है दोस्तों ये किसके द्वारा बताया गया था? आशुबेल व ब्रूनर। ठीक है ना, इनके द्वारा ये सिद्धांत दोस्तों दिया गया है अधिगम का प्रकार। ठीक है, तो अन्वेषण इनके द्वारा नहीं बताया गया, गैनी के द्वारा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। आज धूप तेज व असुखद है। आप धूप चश्मा लगा लेते हैं जो आपको असुविधा को कम कर देता है। यह किस प्रकार का उदाहरण हो सकता है? ठीक है, आज सन से बहुत तेज धूप है और आप क्या करें दोस्तों? एक चश्मा लगा लेते हैं जिससे कि आप असुविधा को कम कर देते हैं। ये नकारात्मक पुनर्बलन है, सकारात्मक पुनर्बलन है, नकारात्मक दंड है या फिर सकारात्मक दंड है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट का एग्जांपल है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब ये है कि दोस्तों आप एक ऐसा रेनफोर्समेंट देते हैं जिससे कि अवांछित व्यवहार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो नकारात्मक पुनर्बलन यही है कि आपने क्या किया है? धूप बहुत तेज है जो कि अवांछित है, तो आपने क्या किया कि आपने चश्मा लगा लिया जिससे कि क्या होगा कि वो जो अवांछित क्रिया है वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपको असुविधा नहीं होगी। ठीक है, कम हो जाएगी। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। इसी को हम अन्वेषण अधिगम बोलते हैं जो कि आशुबेल
और ब्रूनर के द्वारा दोस्तों दिया गया है, जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार, मतलब कि जो भी आपकी अधिगम सामग्री है, लर्निंग मटेरियल है, उसकी मदद से दोस्तों क्या करता है, नए रूल, ठीक है, नए नियम को जानते हुए नया कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो यानी कि खोज टाइप की वो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन लर्निंग दोस्तों इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता तो उसको क्या बोलते हैं, व्हेन प्रीवियस लर्निंग डज नॉट इफेक्ट लर्निंग इन न्यू सिचुएशन इन एनी वे, ठीक है। सो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ठीक है। आपने कोई चीज सीखी, उसका आप आगे जाके कहीं भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप सीख तो रहे हैं नया, लेकिन उसका पिछला वाला जो आपने सीखा उसका उससे कोई संबंध नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। तो अगर जो आपने पूर्व में चीज सीखी है उसका आगे सीखने में आपको हेल्प मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर। लेकिन वहीं उल्टा हो रहा है कि भैया अगर जो आपने पिछला सीखा वो आपको आगे सीखने में रुकावट उल्टा पैदा कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण। लेकिन जो आपने पिछला सीखा उसका आगे सीखने में कोई भी प्रभाव नहीं है, तो वो शून्य स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है, ठीक है। हु इज द प्रोवाइडर ऑफ मोटिवेशनल रेनफोर्समेंट थ्योरी, या फिर इसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी दोस्तों इसको बोलते हैं। तो कौन है दोस्तों, इसके राइट आंसर है क्लार्क हल, ठीक है। क्लार्क हल के द्वारा दोस्तों ये प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सबलीकरण चालक न्यूनता सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी दोस्तों इसको बोला जाता है, ठीक है ना। मैथ्स के नियमों पर दोस्तों ये आधारित है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे अगला, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है। Which of the following is the key factor in the functional commitment theory process? तो कौन इसमें से मुख्य कारक है दोस्तों, आकृतिकरण, बहिर्गमन, पुनर्बलन, स्वतः आपूर्ति। दोस्तों राइट आंसर है सी, पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल कमिटमेंट थ्योरी दोस्तों ये किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था, ये स्किनर के द्वारा दोस्तों दिया गया था 1938 में, और इसमें दोस्तों जो रेनफोर्समेंट है इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, सेंट्रल भूमिका में दोस्तों इसको माना गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। Which of the following is not example of natural motivation? प्रयास, प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख, थर्स्ट, प्रेस्टीज, सिक्योरिटी एंड हंगर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिष्ठा दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इसमें प्यास आएगा, सुरक्षा आएगी, भूख आएगी, नींद है, ठीक है, त्याग, मलमूत्र त्याग, ये सब दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। प्रतिष्ठा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा की जो भावना है दोस्तों ये आपकी क्या है, सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, प्राकृतिक प्रेरक का उदाहरण नहीं है, ठीक। ए वाला, बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो सुरक्षा भी देखा जाए तो एकदम ये भी सामाजिक के अंतर्गत ही आना चाहिए, तो लेकिन फिर भी बी वाला ऑप्शन ज्यादा इसका करेक्ट है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है, फ्रेंडसन, एंडरसन, जेस प्लांट या फिर एलिस। सो राइट ऑप्शन क्या है, पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न, हु हैज रिटन दिस बुक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. प्लांट के द्वारा दोस्तों ये बुक लिखी गई है, नाम है पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न, ओके। तो इस बुक में दोस्तों ये डिफाइन किया गया है कि अगर कोई बालक है वो निर्धन है, ठीक, तो उससे बालक के पर्सनैलिटी और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये दोस्तों इस बुक में इसकी व्याख्या की गई है। अगर कोई बच्चा गरीब है तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इस चीज का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के 30 प्रश्न। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। ऐसी क्लासेस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।